नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पोषण की। हर साल सितंबर महीने को पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र पोषण अभियान की शुरुआत की थी, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है। इस अभियान का मकसद 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। साथ ही पोषण अभियान का उद्देश्य मिशन मोड में कुपोषण की चुनौती का समाधान करने के तौर पर भी है। 2018 में शुरू हुए पोषण अभियान को इस साल 5 वर्ष हो गए हैं, जिसको लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जागरूकता अभियान भी चलाया है। क्या है पूरा ये अभियान, देखिए खास रिपोर्ट, उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य लक्ष्य जन आंदोलन को जन भागीदारी में बदलना और प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत के विजन को साकार करना है। देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह को शुरू कर दिया गया है। इस बार के राष्ट्रीय पोषण माह में मंत्रालय की योजना ग्राम पंचायतों को पोषण पंचायतों के रूप में जोड़ने की है, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस साल का लक्ष्य पोषण पंचायत के रूप में ग्राम पंचायतों के माध्यम से पोषण माह की शुरुआत करना है, ताकि इस माह चलने वाले पोषण माह में गांव की गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं, 6 साल से कम आयु के बच्चों और किशोरियों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें पोषण के बारे में जागरूक किया जाए, जिसके तहत पंचायत स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई, सबसे जरूरी इकाई है हमारी ग्राम पंचायत। इसलिए मेरा आग्रह है हर प्रदेश की सरकार से कि पोषण का ये पूरा महीना विशेष हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से पोषण से जुड़े हर विषय को हर गांव में हर परिवार के सम्मुख प्रस्तुत करें। इस बार पोषण माह महिला और स्वास्थ्य एवं बच्चे और शिक्षा पर केंद्रित है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश भर में इस अभियान को सफल बनाने के लिए करीब 11 लाख आंगनवाड़ी पोषण ट्रैक्टर के माध्यम से काम करेगा। इसके अलावा पोषण पंचायत समितियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और ANM नर्सों के साथ मिलकर काम करेंगी। इस पोषण माह में क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि उन खाद्य पदार्थों के बारे में हम न सिर्फ चर्चा करें, बल्कि आने वाली पीढ़ी को पकाकर दिखाएं भी कि कैसे अगर सुपोषित होना है तो जरूरी नहीं बाहर से कोई खाद्य पदार्थ लाएं। कभी कभी सुविधाजनक समाधान हमें अपनी घर की रसोई में ही मिल सकता है। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का मुख्य उद्देश्य महिला और स्वास्थ्य और बच्चे और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 1 महीने तक आम लोगों के बीच पोषण को लेकर जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। साथ ही गर्भवती और शिशु को दूध पिलाने वाली माताओं की पहचान कर उन तक पहुंचने की तैयारी की गई है और 6 साल से कम आयु के बच्चों के लिए मेलों का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मिशन पोषण 2.0 पर केंद्रित है, जो पोषण तत्व, वितरण, पहुंच और परिणाम को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास 2 मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की एम्स जोधपुर में। मैम, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरी खास मेहमान ऋचा जायसवाल जी हैं, जो कि डाइटिशियन हैं एम्स दिल्ली में। आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिभा सिंह जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि किस प्रकार की एक चुनौती कुपोषण जैसी समस्या हिंदुस्तान की बच्चे और माओं के लिए बनी हुई है
और बीते 5 साल का सफर और इस प्रकार का पोषण माह अभियान की शुरुआत, ये कितना एक बदलाव लेकर आ पा रही है जमीन पे? डॉक्टर सिंह, ये देखा गया है कि हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि जहां महिला स्वस्थ होगी तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, और स्वस्थ शिशु ही हमारे भारत की नींव का एक पहला कदम है। पोषण अभियान के तहत पिछले कुछ सालों से जो हम लोगों ने देखा है, खास करके शहरी क्षेत्रों में इसकी जागरूकता काफी फैली हुई है। लोग खाने पीने के बारे में काफी जानना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हम एक बड़ी कॉमन सी चीज देखते थे कि महिलाओं में खून की कमी काफी कॉमन समस्या रहती थी प्रेगनेंसी में। इवन प्रेगनेंसी के बाद जो उनका स्तनपान का समय होता है उस समय भी काफी समस्या रहती थी, पर अब ये धीरे धीरे देखा जा रहा है इस प्रोग्राम का काफी हद तक असर आना शुरू हो गया है। जितनी ज्यादा महिलाओं में ये समस्या होती थी, धीरे धीरे शायद ये कम होनी शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह चली गई है, और ज्यादा अच्छे आंकड़े तो तब बता पाएंगे जब हम इसके बारे में अपने स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, ज्यादा अच्छे से तब बता पाएंगे। पर डेफिनेटली हम लोग ये शहरी क्षेत्रों में देख रहे हैं कि इसका असर देखा जा रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी अभी, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में आज की तारीख में ज्यादातर शहरी क्षेत्रों की महिलाएं आती हैं, जी। तो ये असर तो डेफिनेटली देखा जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी ऋचा जी, क्योंकि एक समय था जब हम कहते थे कि देश और समाज में एक सोच थी महिलाओं के प्रति, उनके खान पान की प्राथमिकता के बजाय पुरुषों और लड़कों को खान पान पे ज्यादा जोर होता था, लेकिन इस प्रकार की सोच से हम बहुत आगे आ चुके हैं और हम समानता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक बदलाव कम से कम सामाजिक मानसिकता में यह भी दिखाई पड़ रहा है कि हम महिलाओं के खान पान पर ध्यान देने वाले समाज के तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ बदलाव आप देख पा रही हैं? बदलाव तो देखिए डेफिनेटली, अगर आप कहते हैं कि बदलाव मैं देख पा रही हूँ, पिछले साल हमने एक छोटे से गांव में एक इवेंट किया था और वहां पे मैंने देखा था कि जो पुरुष हैं वो अवेयर तो नहीं थे। और इस बार मैं गवर्नमेंट की इस पहल को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अवेयरनेस हर जगह फैलाने की जरूरत है, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो। मगर गाँवों में काफी लोगों को ये बात पता नहीं थी कि हम पोषण माह सेलिब्रेट भी करते हैं। तो पोषण माह के दौरान जिस तरह की गतिविधियों के लिए गवर्नमेंट हमें डायरेक्शन देती है कि हम गाँव में जाकर इस तरह की इंफॉर्मेशन दें, जिससे कि लोगों को पता चले किस तरह से अपना देखभाल करना है, वहां पे जो पुरुष बैठे हुए थे वो काफी इंटरेस्ट ले रहे थे इस बात को समझने में, और काफी ध्यान से उन्होंने सुना कि एक पुरुष को जन्म देने का काम भी तो एक माँ ही कर रही है। अगर माँ स्वस्थ नहीं होगी तो स्वस्थ बच्चा नहीं होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। और हम जानते हैं कि जैसे गवर्नमेंट का भी एक पहल है कि हम शुरू के जो 1000 दिन हैं उस पर अगर हम अच्छे से ध्यान देते हैं, कई ऐसे रिसर्च आए जो बताते हैं कि शुरू के 1000 दिन, जिसमें कि माँ का 9 महीने का जो बच्चा जब गर्भ में रह रहा है तब उस समय का पोषण, प्लस उसके बाद जब हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं 6 महीने, और उसके बाद जो 6 महीने का समय रहता है कि जिसमें बच्चा हमारा वीनिंग हम शुरू करते हैं माँ के दूध के साथ साथ, तो ये पीरियड्स जो रहते हैं, इस पीरियड में अगर हम माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो वो पोषण बच्चे तक नहीं पहुंच सकता। और काफी लोग इसमें के माध्यम से, तो ये जरूरी है और यही बदलाव ला सकता है जो धीरे धीरे ला भी रहा है। जी प्रतिभा जी, अगर जो लोग हमको इस वक्त देख सुन रहे हैं उनको आप समझाना और कहना चाहें कि एक गर्भवती माँ के लिए या स्तनपान कराने वाली माता के लिए स्वस्थ होना और संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे नौनिहाल को आगे पोषित कर रही है जो देश का भविष्य है। ऐसे में किस तरीके से आप इस बात को सामने रखेंगे कि एक माँ का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है? जब हम किसी भी माँ को या किसी भी परिवार को ये बताते हैं कि एक स्वस्थ बच्चा जब तभी पैदा हो सकता है जब माँ स्वस्थ हो, माँ ठीक से खाए पिए, और जब बच्चा स्वस्थ पैदा होता है तो उसमें आगे चल के बीमारियों की संभावना बहुत कम होती है। और खास करके ये देखा गया है कि गर्भावस्था और गर्भावस्था के बाद के 2 साल, मतलब कि कुल मिला के 1000 दिन बच्चे के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ उसी समय के लिए नहीं, बल्कि आगे की बहुत सारी ऐसी बीमारियों से वो बचा सकते हैं। और इन सब चीजों के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो वो खास करके जानना चाहते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीजें खाएं जिससे कि हमारा बच्चा और हम खुद दोनों स्वस्थ रह सकें।
हम लोग उन सबको यह सलाह देते हैं कि जितना हो सके अपनी डाइट में वैरायटी ऑफ चीजें इस्तेमाल करें, लोकली अवेलेबल जो भी चीजें आपके आसपास आपको मिल रही हैं, आपके घर पे मिल रही हैं, पर उसमें हर तरह की चीजें इस्तेमाल करें। खाली एक ही प्रकार का कोई भी डाइट ना लें, हर तरह की चीजें लें जिसमें दालें भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसमें कैल्शियम भी हो, आयरन भी हो, हरी सब्जियां, मौसमी फल, ये सब बहुत जरूरी होता है और ये सब चीजें जरूर लेते हैं। और जहां तक हम इसकी, आजकल लोग सब जगह देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में लोगों में मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। जब हम उनको ये वाली बातें बताते हैं कि इस तरह की डाइट से आगे वाले होने वाले बच्चे में, बच्चा जब आगे बड़ा होता है उसमें ये सब समस्याएं कम हो सकती हैं, तो डेफिनेटली न केवल उनका इंटरेस्ट बढ़ता है बट वो घर जाके भी उसको डेफिनेटली पालन करते हैं, घर के आसपास के लोगों को बताते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये सिर्फ एक समाज में बहुत अच्छा, बहुत बदलाव लेके आ रहा है। जी ऋचा जी, चूंकि आप एक डाइटिशियन हैं, आप बेहतर समझ पाएंगे आहार और संतुलित आहार के बीच में भेद कैसे किया जाए, इसको आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। पोषित खाना देने का मतलब या ज्यादा खाना नहीं होता है, मतलब आप ज्यादा खाना खा रहे हैं इतना पर्याप्त नहीं, बल्कि आप भले ही कम खाएं लेकिन संतुलित खाएं। इस दोनों चीजों के अंतर को किस तरीके से आप समझाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। खाना खाना और संतुलित आहार लेना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। खाना तो देखिए, हमें भूख लगेगी तो हम तो बाहर जाके भी खाना खा सकते हैं, कुछ भी जो अवेलेबल है वो खा सकते हैं, जो फ्रिज में पड़ा है वो निकाल के खा सकते हैं। हमने किसी ऐसी पेस्ट्री और बिस्किट से अपना पेट भर लिया, वो भी पेट भरने जैसी, खाना खाने जैसी ही बात हो गई। संतुलित आहार का मतलब होता है कि हम वो खाना खाएं जो हमारे उस पर्टिकुलर उम्र के लिए, जो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, उस उम्र की सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरतों को पूरा करता है। जिसमें कि हमारे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी मेंशन किया कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फैट चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी का फैट आपको सिर्फ घी, तेल, चिकनाई से तो नहीं मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट आपको सिर्फ शर्करा से नहीं लेना। आपको संतुलित आहार, डाइवर्स फूड लेना है, जिससे कि आपके शरीर में फाइबर भी पहुंचे, ऊर्जा भी आए, काम करने की क्षमता बढ़े। बच्चे तक, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो बच्चे तक उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से पहुंचे, बच्चे का ग्रोथ सही डायरेक्शन में हो, प्रोटीन सही मात्रा में शरीर में पहुंचे। और इन सब के साथ साथ जो मिनरल्स और विटामिन है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हमारे शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं अंदर, वो हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल, ऑर्गन्स करते हैं, उनके लिए वो सारी चीजें जरूरी होती है। ये हमारे डाइवर्स फूड से हमें मिलती हैं। और हमारे देश में तो रीजनल और सीजनल फूड का जो वेरिएशन है वो इतना ज्यादा है कि अगर हम उन सबको अपने डाइट का हिस्सा बनाएं तो शायद किसी भी तरह की मिनरल्स और विटामिन की कमी हमें, हमारे देश के लोगों को शायद ना देखने को मिले। तो हमें कुछ चीजें अपने पुरानी टेक्निक से, कुछ चीजें सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कराकर, अगर जो ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के कुछ हमारे किसान भाई भी देख रहे होंगे, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जो वो खाना पैदा कर रहे हैं, जो अनाज पैदा कर रहे हैं, जो दूसरे फूड आइटम्स पैदा कर रहे हैं, उन सब में अगर गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो माँ को पोषण सही नहीं मिलेगा। तो ये भी देखना जरूरी बात है। जी प्रतिभा जी, क्योंकि एक बहुत गंभीर समस्या कहा जाए, पहले काफी ज्यादा होती थी, जैसे जो अभी भी खत्म नहीं हुई है, शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, या एनीमिक मदर्स हैं उनका, क्योंकि बच्चे को जन्म देना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एक होती है। ऐसे में शरीर तैयार हो उस प्रकार की स्थिति परिस्थिति से लड़ने और जूझने के लिहाज से इस प्रकार की दिक्कतों में कमी तो आई है, लेकिन अभी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उस लिहाज से आप क्या कहना और किस तरह से इस बात को सामने रखना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा। पुराने जमाने में कहा भी जाता था कि बच्चे को जन्म देना किसी माँ के लिए, खुद के लिए एक नए जन्म से कम नहीं है। डिलीवरी के आसपास ऐसी बहुत सारी समस्याएं सडनली उत्पन्न होती हैं, सडनली पैदा होती हैं, जिनको इमीडिएटली डील करना बहुत जरूरी होता है। अगर माँ पहले से स्वस्थ है तो उसके लिए ये सारी चीजें डील करना बहुत आसान होता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी, डिलीवरी के बाद में थोड़ा शरीर से खून का नुकसान, शरीर से खून जाता ही जाता है। अगर माँ पहले से ही उसमें खून की बहुत कमी होगी तो ये जरा सा खून जो डिलीवरी के साथ में समय में निकलता है वो माँ उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी और उसमें उसकी बीमारी, उसमें कुछ रोग ऐसे पैदा हो जाएंगे उस वक्त जिसकी वजह से उसको परेशानी होगी। वही माँ अगर स्वस्थ है, उसमें खून की कमी नहीं है, नॉर्मल खून है उसमें,
हीमोग्लोबिन सही है, तो ऐसी स्थिति में जो ये नॉर्मल ब्लड लॉस होता है डिलीवरी के टाइम में, ये माँ उसको अच्छे से बर्दाश्त कर पाती है, बिना अपने शिशु के ऊपर कोई असर नहीं होता, उसके स्वास्थ्य पर भी कोई असर नहीं होता। इसी तरह अगर मान लीजिए माँ को कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गई डिलीवरी के टाइम में, जैसे कि हम एक बड़ी कॉमन सी कंडीशन है जैसे हम कहते हैं पीटीएच या एक्सेसिव ब्लड लॉस डिलीवरी के समय, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो इस स्थिति को इमीडिएटली दवाइयों के साथ, कुछ सर्जरी के साथ में हम ठीक करते ही करते हैं। पर अगर माँ स्वस्थ नहीं है, उसमें किसी भी तरह की बीमारी है जैसे खून की कमी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो उन माओं को पूरी तरह से ठीक करना थोड़ा समस्या हो सकती है। कभी कभी वो पूरी तरह ठीक हो भी नहीं पाती हैं और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के समय रेगुलर अपना चेकअप कराएं, अच्छी डाइट लें, शुगर की प्रॉब्लम है कि नहीं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है कि नहीं, ये आजकल सभी चीजें प्रेगनेंसी में जब वो चेकअप कराती हैं उसमें पता किया जा सकता है। उन सब चीजों को पता करके प्रेगनेंसी उसी हिसाब से प्लान की जाती है, एडवाइस उसी हिसाब से दी जाती है, ताकि डिलीवरी के समय माँ और शिशु जितना हो सके उतना स्वस्थ है। अगर किसी भी वजह से ऐसा लगता है कि माँ को कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है या शिशु की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सक रही है, तो डिलीवरी भी समय के हिसाब से प्लान करी जाती है। हो सकता है समय के थोड़ा पहले उनकी डिलीवरी करानी पड़ जाए, ताकि जो भी बच्चा है वो स्वस्थ पैदा हो सके, जितना अच्छे से अच्छा उसको एनवायरमेंट मिल सके वो किया जा सके। पर अगर माँ स्वस्थ है तब चीजें टैकल करना बहुत आसान है, कंपैरेटिवली चीजों का कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम है। पर माँ अगर स्वस्थ नहीं है, उसमें किसी भी तरह का कुपोषण है या मैल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, इन सब माओं के लिए बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस को अंडरगो जाना। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस पूरी नॉर्मल डिलीवरी जैसी चीजों के लिए भी अपने आप को स्वस्थ रखते हुए उसमें से निकल। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती के तौर पे, और ऐसे में माओं का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक नए प्रकार की स्थिति में जाने के लिए जा रहे होते हैं। ऐसे में हम शरीर को मजबूत रखें तब बेहतरी से लड़ पाएंगे। ऋचा जी, जो सरकार अभी लगातार कोशिश कर रही है, हम आप भी चर्चा कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिहाज से पोषण कितना जरूरी है, राष्ट्रीय स्तर पर पूरा कार्यक्रम चल रहा है, ये 5वां वर्ष है, हर सितंबर महीने को पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर तक पोषण पंचायतें हों, उस स्तर पे अभियान चल रहा है, तकनीक का इंटरवेंशन किया गया है, पोषण ट्रैकर को इस्तेमाल किया जा रहा है, गर्भवती होने से लेकर बच्चे के आने तक और उसके बाद भी लगातार रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग की जाती है ताकि बेहतरी से काम किया जा सके। आपको लगता है कि सरकार की एक प्रैक्टिकल अप्रोच, तकनीक का इंटरवेंशन, इससे कम से कम एक व्यवहारिक तरीके से जमीन पे बदलाव लाने की जो कोशिश है वो सफल कोशिश के तौर पर दिखाई पड़ रही है? एब्सोल्युटली 2014 के बाद जैसे हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम पे हम लोग पोषण सप्ताह मनाया करते थे, और अभी जब से सरकार की स्पेशली 2018-19 से हम लोग इतने ज्यादा, मतलब मैं देख रही हूँ जितने भी सोशल मीडिया है, जो आजकल यंग जनरेशन है और जो गांव के बच्चे हैं वो लोग भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। इतने सारी एक्टिविटीज, सारे ही हॉस्पिटल, सारे ही डिवीजन, जितने लोग न्यूट्रिशन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो अपने लेवल पे इस पूरी माह में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव का ही पहल है कि लोग इतने लेवल पे जागरूक हो पाए। 2014 के बाद इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में काम करती हूँ। हम लोग पहले भी इन सब चीजों को करते थे, लेकिन जिस लेवल का काम अब हो रहा है इस क्षेत्र में, वो इस पोजीशन पे रहते हुए मैं आराम से कह सकती हूँ कि ये काम बहुत गहराई से की जा रही है और बहुत समझदारी से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता है रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, न्यूट्रिशन स्पेशली दी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारी माताओं को ना हो, और काफी इसका अच्छा सफल प्रयोग रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और इसको जो हमारा सफल प्रयोग है इसको सब जगह पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके, और सब लोगों को आगे आके गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट भी करना चाहिए और अपना समय भी देना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमारा आने वाला वक्त स्वस्थ भारत का रहे तो हमें आज अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और अगर बच्चों के ध्यान की बात कर रहे हैं तो हमें माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
जी प्रतिभा जी, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर ये कोशिशों को जमीन पर उतारा जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन का मैंने जिक्र किया, जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको टेलीफोन के माध्यम से या फोन उनके हाथ में दिया गया है, डेटा वो लगातार रियल टाइम उसका अपडेट करती हैं। आपको लगता है कि ये जो बिल्कुल सतही स्तर पे, जमीनी स्तर पे जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा एक असर दिखाएंगे? क्योंकि अगर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक ये कोशिशें नहीं पहुंचेंगी तो शायद उतना बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ये कोशिशें की जा रही हैं और ये जमीन पे होती दिखाई पड़ रही है। आपको किस प्रकार के बदलाव की संभावना दिखाई पड़ रही है प्रतिभा जी? मुझे सरकार की ये पहल बहुत बहुत ही सराहनीय लग रही है, जहां ये हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जागरूकता जल्दी आ जाती है, संसाधनों की उपलब्धि जल्दी हो जाती है। ये जमीनी सुविधाएं, ये जमीनी जानकारियां जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचती हैं तो हमें डेफिनेटली ये उम्मीद है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे वाले समय में जैसे जिस तरह से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, रियल टाइम सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है, आगे आने वाले समय में इसका बहुत दूरगामी परिणाम हमें दिखाई देने लगेंगे। आज की डेट में शायद ये बहुत उचित नहीं होगा कहना कि थोड़ा सा सब्र की जरूरत है। हम जब थोड़े समय बाद देखेंगे तो शायद हमें पता चल जाए कि हमारे साथ, हमारे भारतवर्ष में जो इतनी सारी बीमारियां कुपोषण की वजह से, असंतुलित आहार की वजह से फैल रही हैं, शायद काफी हद तक कम हो जाए। इसी प्लेटफॉर्म को मैं इसके लिए भी कहना चाहूंगी, शहरी क्षेत्रों में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है मोटापा, और ये असंतुलित भोजन की वजह से है, काफी देखा गया है। इनफैक्ट आजकल शहरी क्षेत्रों के साथ ही गांवों में भी शायद इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाए, इसकी ज्यादा संभावना नजर आ रही है। वो ये कि बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है पिज्जा, बर्गर, इस तरह के फास्ट फूड का। ये खाली कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, ये बिल्कुल भी शरीर के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के बाद के लिए और इनफैक्ट पूरे परिवार के लिए ये अच्छे नहीं होते। इनसे लॉन्ग टर्म डिजीजेस लाइक मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत जरूरी है कि हम पोषण की जब हम बात करते हैं तो पूरे परिवार इसमें साथ रहे, और खास करके जब ये जानकारी, सारी जानकारी रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचेगी तो पूरे परिवार में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। काफी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्ष हमें ये बताएंगे कि बहुत सी ऐसी परेशानियां जैसे कि खून की कमी, जैसे कुपोषण जो पहले बहुत कॉमनली दिखता था, ये शायद अब हमें ना देखने को मिले। जी ऋचा जी, जब हम पोषण की बात करते हैं तो कई बार लोगों के मन में सहज तौर पे ये बात आती है कि शायद हमको पोषित करने के लिए बहुत पैसे खर्चने पड़ेंगे, बहुत कुछ महंगे फल खरीदने पड़ेंगे या बहुत कोई महंगे सप्लीमेंट खरीदने पड़ेंगे। लेकिन सरकार के इस पोषण अभियान में इस बात का भी जिक्र है कि जो पोषण है वो आपकी रसोई में ही कहीं पे बना हुआ है, बस उसको एक तरीके से, संतुलित तरीके से आपको परोसने की जरूरत है। इस बात को आप किस तरह समझाएंगे कि हमारे परंपरागत खान पान में ही वो सारी चीजें मौजूद हैं जो हमें, हमारे परिवार की जरूरत है? एक एग्जाम्पल देके मैं इस बात को समझाना चाहूंगी। देखिए, सबसे ज्यादा हमारे देश में जो परेशानी देखी जाती है वो है एनीमिया की, मतलब खून की कमी। तो खून की कमी की जो परेशानी है, इसके लिए लोग सोचते हैं कि आयरन रिच फूड खाने के लिए हमें, जब तक हम बहुत महंगा, मैं एक फल का नाम ले रही हूँ यहाँ पे, कि अनार जब तक नहीं खाएंगे। कुछ हमारे भाई बहन है जो कि बहुत ही उनका जो परचेजिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, तो उन्हें मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आयरन रिच डाइट लेने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत महंगा फल जो कि उस सीजन में नहीं आता है वो हम ले। जब सीजन की चीजें हम लेंगे तो वो सस्ती ज्यादा होती हैं, चाहे वो कोई भी फल या दूसरा अनाज हो, पहली बात। दूसरी चीज कि अगर हमें आयरन रिच लेना है तो हमारे दलहन और तिलहन, जो तिलहन है जिसके ऊपर सरकार का बहुत ध्यान है कि हम तिलहन की खेती भी बढ़ाएं, तो तिलहन में जो तिल होता है उसमें आयरन और कैल्शियम दोनों बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो उसकी मात्रा अगर हम कम भी खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहा है। प्लस इसके अलावा जो नेचुरल फूड है हमारा, जो एक थाली सिस्टम है हमारे देश की, आप अपने किसी भी, हमारे देश के किसी भी हिस्से को आप देखें, उनका जो नाश्ता करने का होगा वहां पे आपको कुछ ना कुछ अनाज की चीजें मिलेंगी, कुछ आपको प्रोटीन रिच चीजें मिलेंगी, चाहे वो दूध से रिलेटेड हो या दाल से रिलेटेड हो। उसके अलावा आपको कुछ ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स मिल जाएगा उस थाली में। तो ये कंप्लीट थाली आपको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा जो थाली सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और खाने का डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इस तरह है कि हम 4-4 घंटे के अंतर पे खाना खाते हैं, और रात में पूरा समय खाना नहीं खाने का रहता है।
तो जो ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसके लिए हमें सीजनल और रीजनल चीजों पर अगर हम डिपेंडेंट है, जो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले अपनी बात में कही थी, मुझे लगता है कि हमें महंगा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये शब्द आपने बेहतर इस्तेमाल किया कि सीजनल और रीजनल ही हमें अपने आप में पर्याप्त तरीके से पोषण दे देगा। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, आंगनवाड़ी के स्तर पे पोषण की इस पूरी जागरूकता के अभियान को पढ़ाई के साथ भी जोड़ने और समझाने के तरीके के साथ सरकार इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रही है, आपको लगता है कि ये भी एक सार्थक प्रयास है बदलाव को लाने के लिए, लोगों को समझ पैदा करने के लिए? इनफैक्ट ये एक बहुत सार्थक और अति उत्तम प्रयास है, मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि जहां ये घर के बच्चे ये चीज सीखते हैं, घर के वो उस चीज को पालन करना शुरू करते हैं, तो घर की महिलाएं भी उसको करना शुरू कर देती हैं, और यही बच्चे जब इस चीज को आगे करते हुए सही दिशा में पोषण ले रहे हैं, सही दिशा में क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका ध्यान रख रहे हैं, तो ये बच्चे स्वस्थ होंगे, तो आगे चल करके यही बच्चे स्वस्थ माता बनेंगे, स्वस्थ शिशु को जन्म देंगे, और इससे इनका पूरा परिवार भी आगे के लिए स्वस्थ रहेगा। तो ये पोषण अभियान जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है, जिसकी रियल टाइम में मॉनिटरिंग भी हो रही है जी, आगे वाले समय में एक लंबा प्रयास है ये बताने के लिए कि भारत स्वस्थ भारत की तरफ में बढ़ रहा है। जी ऋचा जी, वक्त लगभग खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट आपका कि किस प्रकार से आप देखती हैं कि सरकार की ये प्रयास जमीन पे खासतौर से ग्रामीण अंचलों में एक बदलाव की एक बड़ी मजबूत इबारत लिख रहे हैं? मैं इसको सरकार की बहुत ही सफल योजना बताती हूँ, समझती हूँ, और ग्राम पंचायत जो इन्होंने इस बार शुरू करा है, पोषण पंचायत नाम से, ये मुझे सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट लगता है। हर किसी को, हम जैसे लोगों को भी पंचायत में पहुंचकर इस तरह की जानकारी देनी चाहिए, और बच्चे, जब गांव के बच्चे अपने पोषण की बात करेंगे तो पोषित ही होगा हमारा देश, और मैं सरकार को इसके लिए बहुत बधाई देती हूँ। बिल्कुल, स्वस्थ भारत और पोषित भारत के लिहाज से इस प्रकार के अभियान बहुत जरूरी है। सरकार का प्रयास है, समाज को भी उसके साथ कदम ताल करने की जरूरत है, और उस प्रकार की रूढ़वादी सोच से हटने की जरूरत है जहां पे बच्चियों या माओं के लिए बेहतर पोषण की हम बात नहीं माना करते, लेकिन बल्कि आज उनके लिए ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रतिभा जी आपका, ऋचा जायसवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।